ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात करते हैं एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और 3 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल, राहुल सिंह लोधी ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और देखिए, लगातार चर्चाएं थी पिछले काफी लंबे वक्त से चुनाव से पहले कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा और कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक बाजार में गर्म थी। ये भी कहा जा रहा था कि सिंधिया टीम से जो कई मंत्री हैं उनकी छुट्टी की जा सकती है और कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन अब उन सभी चर्चाओं सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 3 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए और अब भी एक मंत्री का नाम बाकी है और लगातार इसे लेकर चर्चाएं हो रही थी। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर एक नाम पर कब सहमति बनती है पार्टी की और कब उस नाम का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस वक्त से ही कहीं ना कहीं कई बड़े नेता जो हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और इसी का नतीजा रहा कि कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे। और उसके बाद बीजेपी ने ये ठान ली थी कि अब आने वाले वक्त में डैमेज कंट्रोल करना बेहद जरूरी है और उसी के तहत शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया गया। मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन्द्र, राजेंद्र शुक्ल और राहुल सिंह लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली। और अब इसे लेकर भी कई तरह की जो नाराजगी है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। जब सिंधिया अपने समर्थकों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी का दामन थामा था, सरकार तो बना ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ठेस पहुंची थी और इसके चलते जो समीकरण थे वो काफी बिगड़ गए थे। लेकिन अब चुनाव नजदीक आते आते उन्हीं समीकरण को दोबारा से बेहतर करने के लिए, समन्वय बिठाने के लिए बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से हमने देखा था मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा हाथ माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण बिगड़ गए थे, चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे बेहतर करने की कोशिश की है और इस रणनीति के तहत जो काम कर रही है, क्या लगता है कि इस रणनीति का फल अच्छा होगा या नुकसानदेह होगा? देखिए अमृता, नुकसानदेह होगा या अच्छा होगा इसका तो आकलन करने के बाद ही पार्टी ने ये निर्णय लिया होगा। उन्हें उम्मीद होगी कि इस निर्णय से पार्टी को फायदा होगा, चाहे वो बिंद की बात करें हम, चाहे महाकौशल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें। जिन 3 एक युवा राहुल लोधी को लिया है, गौरीशंकर बिसेन को लिया है, राजेंद्र शुक्ल को लिया, इन तीनों का महत्व अलग है। जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है बीजेपी ने, ताकि उसको चुनाव में इसका बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। यदि गौरीशंकर बिसेन को लिया है तो उन्होंने हम देखते हैं महाकौशल और उसका जो क्षेत्र है बालाघाट और खासकर कमलनाथगढ़, छिंदवाड़ा, उनमें एक तरह से सेंधमारी की कोशिश की है। वो प्रभावशाली और वरिष्ठ नेता है, वहां के 7 बार से विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, उनका एक जनाधार है, उनके जातिगत वोट बैंक भी अच्छा है और वो क्षेत्रीय छत्रप के हम कह सकते हैं उनको, उस बेल्ट में बड़ी पकड़ है, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाने के लिए उनको आखिरी समय में हम कह सकते हैं 2 महीने के लिए आपने मंत्री पद दे दिया है, जिसका निश्चित तौर पर पार्टी ने सोचा होगा कि उनको इस क्षेत्र में फायदा होगा। राहुल लोधी की बात करें हम तो उमा भारती लगातार देखिए किस तरह से नाराज चल रही थी, वो शराब की दुकानों पर पत्थर फेंक रही थी, सरकार के लिए तरह तरह की मुश्किलें खड़ी कर रही थी, उनके कारण शराब नीति में बदलाव करना पड़ा था। इसके बावजूद भी संतुष्ट एक तरह से उनको नहीं कर पा रही थी पार्टी। देखिए, प्रीतम लोधी को लिया जो उनके समधी हैं, उनको टिकट भी दे दिया। इसके बावजूद उमा भारती कहीं ना कहीं एक तरह से एक दायरे में सिमट कर रह गई थी। पार्टी को अंदेशा था कि यदि वो दिल खोलकर पार्टी का समर्थन नहीं करेंगी, चुनाव में प्रचार नहीं करेंगी, तो खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, एक बार वो लोधी समाज की बैठक में जाती हैं, जो सामाजिक बैठक रहती है, उसमें कहती हैं वो कि लोधी समाज कोई बीजेपी का बंधुआ नहीं है, जहाँ चाहे वो अपनी स्वेच्छा से वोट दे सकता है, मैं उनको खुली वो देती हूँ। ये उन्होंने नाराजगी प्रकट की थी और अपने समाज के वोटर को एक संदेश देने की कोशिश की थी। तो बीजेपी ने आखिरी समय में राहुल लोधी को, जो उसका भतीजा है, उसको मंत्री पद देकर उनको भी साधने का जतन किया है और लोधी समाज को भी साधने का जतन किया है। राजेंद्र शुक्ल की हम बात करें तो बिंद ने दिल खोलकर बीजेपी को विधायक चुनकर भेजे थे, बावजूद
वहां से गिरीश गौतम हैं, हालांकि अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं वहां से, लेकिन राजेंद्र शुक्ला का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था 2018 के चुनाव में, और वो क्षेत्रीय छत्रप के रूप में, एक ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे थे वहां पर। हर बार जब भी कैबिनेट विस्तार की बात हुई थी, जब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी शिवराज जी के साथ, और उसके बाद विस्तार हुआ था, तब भी राजेंद्र शुक्ल का नाम चला था, गौरीशंकर बिसेन का नाम चला था, लेकिन हर बार नाम चलता रहा उनका। लेकिन अब जाकर उनकी लॉटरी खुली है, वो भी इस वजह से कि विंध्य में कहीं ये संदेश न जाए कि विंध्य की उपेक्षा की गई है। विंध्य ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर विधायक दिए, इसके बावजूद उतना प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिला। इस कारण राजेंद्र शुक्ल को दिया है। एक ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश की, जिस तरह से हमने देखा है पेशाब कांड हुआ था सीधी में, उसके बाद वहां ऐसा कहा जा रहा था मकान तोड़ने के बाद कि ब्राह्मण समाज नाराज है, तो राजेंद्र शुक्ल को मंत्री पद देकर विंध्य के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी साधने का जन किया। ये जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन इसलिए किया गया है क्योंकि 2 महीने बाद हम चुनाव में जाएंगे, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव में तरह से फायदे लिए जा सके। हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार वो स्टेप उठाती जा रही है जिससे उसको चुनाव में फायदा मिल सके, चाहे 39 विधायकों का, उम्मीदवारों का, माफ कीजिएगा, टिकट घोषित करने की बात हो, चाहे उसकी चुनावी रणनीति हो, वो हर उसका एक कदम हो। चाहे आप देखिए कि जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए, चाहे धार्मिक आधार पर जो मतदान करते हैं उनको साधने के लिए, चाहे हनुमान लोक हो, उसकी एक तरह से आधारशिला रखी जा रही। जातिगत वोट साधने के लिए पिछले दिनों सागर में किस तरह से संत के वो मंदिर बनाने की बात की गई थी। इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि हर को साधा जा सके। महिलाओं के साथ साथ लाडली बहना योजना है, अब देख नए उसको बढ़ाकर राशि देने की तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री उनको 1250 रुपए दे देंगे, एडवांस में दे देंगे अगले महीने की किस्त। तो आप देखिए हर वर्ग को साधा जा सके उस जतन पर लग रही है, और हर वो दाव चल रही है जिससे कि उसे चुनाव में फायदा हो। तो नुकसान की तो पार्टी ने आकलन ही नहीं किया होगा, और ये सोचती है कि इसके 3 मंत्री बना देने से बाकी के लोगों में नाराजगी होगी, तो निश्चित तौर पर उसका अनुमान उतना होगा कि नाराजगी से कम नुकसान होगा, लेकिन फायदा ज्यादा देखती है पार्टी। तो निर्णय वही लेती है, सरकार भी निर्णय वही लेती है, चाहे वो योजनाएं भी वही लेके आती है जिससे उसको चुनावी लाभ मिले। पार्टी भी, कोई भी राजनीतिक दल हो, वही निर्णय लेती है जिससे उसको चुनावी लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है कि नुकसान, नफा नुकसान तो अब बाद में पता चलेगा कि इन 3 लोगों को मंत्री बनाने से उन क्षेत्रों में क्या फायदा हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में क्या फायदा हुआ, जातिगत वोट मिले या नहीं मिले, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो पार्टी ने ये सोचकर ही निर्णय लिया है कि इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने से उसको फायदा होगा। बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरह से पार्टी ने ये निर्णय लिया है और सोच समझकर निर्णय लिया है कि फायदा होगा, अब ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर पार्टी को इस निर्णय से फायदा पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलवान चंद्रकार जी भी जुड़ चुके हैं और देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले खिलवान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा था सिंधिया अपने समर्थकों के साथ जब बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उस वक्त ही कई तरह से ये बातें कही जा रही थी कि सिंधिया खेमे के बीजेपी में आने से सरकार तो बनी, लेकिन उसका नुकसान भी जो है बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और समय बीतते बीतते आने वाले चुनाव से पहले ही ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण जो बिगड़ गए थे उनको दोबारा से बेहतर करने के लिए, ठीक समन्वय बिठाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। लेकिन क्या लगता है कि ज्यादा देर तो नहीं हो गई है ये समझने में बीजेपी को? देखिए, हम जितना देर तो नहीं हुई है, मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, अब पूरा काम जो है, जो कि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मात्र 3 महीने बाकी है, इसलिए पूरा काम जो है चुनाव को ही फ्रेम में रख के किया जा रहा है जी। इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार, मैं कहूँगा कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और भौगोलिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए एक प्रयास है। और इस प्रयास में भाजपा कितनी सफल होती है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो नाराजगी लोगों में थी विंध्य में, खास तौर पे ब्राह्मणों में इस बात की नाराजगी थी कि वरिष्ठ विधायक के बावजूद उनको स्थान नहीं दिया जा रहा था मंत्रिमंडल में शुक्ला को। और साथ ही क्या है कि शुक्ला जी को का महत्व इसलिए भी काफी था कि 2018 के चुनाव में जो विशाल बहुमत विंध्य क्षेत्र से मिला था भाजपा को, उसका श्रेय शुक्ला को जा रहा था, और उसका श्रेय जाने के बावजूद उन्हें
उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया था। जी। जो जो अब भरपाई पूरी हो गई है, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण वर्ग में और भाजपा के एक बड़े वर्ग में जो असंतोष था राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के कारण, वो असंतोष अब दूर हो जाएगा। दूसरी बात, जिस तरह से गौरी शंकर बिसेन की वरिष्ठता को आप देखेंगे तो 2 बार के सांसद और 7वीं बार के विधायक हैं वो, और बालाघाट के साथ पूरे महाकौशल क्षेत्र में उनका काफी वर्चस्व है। जी। यही कारण कि मंत्रिमंडल में नहीं लेने के बावजूद उनको मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन का अध्यक्ष बनाकर उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया था सरकार के द्वारा। अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि बालाघाट ही नहीं, बल्कि बालाघाट से लगे हुए छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बल्कि महाकौशल क्षेत्र में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग का गौरीशंकर बिसेन पवार वर्ग से आते हैं और पवार पिछड़ा वर्ग में शामिल है, तो उस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और क्षेत्रीय समीकरण के तौर पे महाकौशल को क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। अब कितना सफल होगा भाजपा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये कदम भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि कई बैठकों में यह संकेत लगातार मिल रहे थे कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए जो 4 पद खाली है मंत्रिमंडल में, उस मंत्रिमंडल पदों को भरा जाएगा। तो उसी के तहत ये मंत्रिमंडल के पद भरे गए हैं। जहां तक राहुल लोधी का सवाल है, राहुल लोधी पहली बार विधायक है खरगापुर से, टीकमगढ़ निवाड़ी से के खरगापुर से विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार विधायक होने के बावजूद उन्हें जिस तरह से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उसके 2 कारण हैं। पहला, लोधी वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश भाजपा कर रही है। दूसरा तीर जो है उनके उमा भारती के बच्चे हैं वो, तो उमा भारती की नाराजगी को भी दूर करने के एक तरह से कोशिश की गई है। उमा भारती कुलवान जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया उमा भारती जी का, कि उमा भारती की नाराजगी दूर करने के लिए कहीं ना कहीं राहुल लोधी को मंत्री पद दिया गया है, सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था प्रीतम लोधी को ब्राह्मणों के लिए जिस तरह से बयान दिया था उन्होंने, उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते पार्टी ने अपनी नाराजगी दूर कर ली और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी दे दिया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल सिंह लोधी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या उमा भारती को साधने के चक्कर में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की नाराजगी तो सामने नहीं आ जाएगी आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, उमा भारती की नाराजगी को दूर करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, जिस तरह से प्रीतम लोधी को पार्टी से शामिल करके उनको टिकट दिया गया है, या राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि उससे कोई ब्राह्मण वर्ग को नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि कहीं से ब्राह्मण वर्ग का हक नहीं छीना जा रहा है, या उनको ऐसा इस क्षेत्र में कोई ऐसा दावेदार भी नहीं था जो मंत्रिमंडल। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई बात सामने नहीं आएगी। और कुल मिला के उमा भारती को ही साधने की सबसे ज्यादा पुरजोर कोशिश इस की गई है। उमा भारती लगातार शराब के बदलने के बावजूद बाद में उन्होंने नर्मदा में नाव चलाने को लेकर के, क्रूज चलाने को लेकर के भी विरोध दर्ज कर दी थी। इस तरह से सरकार के खिलाफ वो लगातार मुखर ही रही है। तो उस खतरा को दूर करने की एक तरह से कोशिश की जाएगी। बिल्कुल खिलवान जी, लगातार हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से उमा भारती सरकार के खिलाफ मुखर नजर आई थी, चाहे शराबबंदी की बात करें या अन्य किसी मुद्दे की बात करें। शायद इसी का नतीजा है जो उनके दोनों ही भतीजों को इस बार एक को टिकट दिया गया और दूसरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देवदत्त जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, अगर विंध्य की बात करें तो विंध्य में राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और 2018 में जिस तरह से एक विंध्य में अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी ने वहां पर सीटें हासिल की थी, और उसके बाद
किसी भी ब्राह्मण नेता को वहां से मौका नहीं दिया गया था। शायद यही वजह है। और उसके बाद जो पेशाब कांड हुआ था उसके डैमेज को कम करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं इसमें साफ देखी जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुकाबला, जो सबसे बड़ी लड़ाई है, वो विंध्य में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में है। लेकिन राजपूतों की अगर हम बात करें तो राजपूत भी समय समय पर अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने उठाते रहे। ब्राह्मणों को तो साथ लिया गया है मंत्रिमंडल में शामिल करके राजेंद्र शुक्ला को, लेकिन कहीं ना कहीं अब राजपूत समाज भी एक बड़ी चुनौती होंगे बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में। देखिए, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये मंत्रिमंडल विस्तार भी कुछ ऐसा ही है। यदि इतने मंत्री थे तो जब से बने हैं, क्या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो ये 2 महीने में ये अपनी सुधार लेंगे स्थिति? बस ये कि वातावरण बनाने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि हमने पवार जाति को महत्व दिया बालाघाट छिंदवाड़ा में, उसका इधर ब्राह्मणों में दिया। तो ब्राह्मण और ठाकुर की बिंद में राजनीति प्रभावी रखती है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे राजपूत नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में, ठाकुर नेता लगातार पावरफुल बने हुए हैं। आप पूरी लिस्ट उठा लेंगे, मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा क्षत्रिय मंत्री हैं। तो पहले ही राजपूत लोग बहुत सारा कोटा पूरा कर चुके हैं, ठाकुर जितने हैं, और उधर बिंद में भी यही स्थिति है। तो अभी एक जो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जो एक तरह से की वोटर भी होता है और एक समाज में सर्व स्वीकार्य होता है, उसको साधना बहुत जरूरी था। और बिंद में चूंकि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बनाया गया था, लेकिन राजेंद्र शुक्ला चूंकि अनुभवी मंत्री हैं तो उनको लेना इन समय पे जरूरी था, क्योंकि नगर निगम के चुनाव, रीवा नगर निगम महापौर हार गए, सिंगरौली में हार गए, जबलपुर हार गए। बिंद महापौर मल में जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में डैमेज हुई थी पार्टी, उसको एक तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है। और इन सब से नहीं, बहुत अलग है चुनाव का गणित। कोई एक पद देने से या कोई एक पद लेने से इनसे फर्क नहीं पड़ता। मतदाता में स्थायी भाव बन जाता है किसी जनप्रतिनिधि के लिए। लंबे समय तक काम करते हुए जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी धारणा मतदाता बना देता है कि ये अच्छा है या बुरा है, चाहे वो फिर पद पर रहे या ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके फॉलोअर्स, उसके चाहने वाले, उसके समर्थक उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह क्रम एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए है। और आप देख रहे हैं, आप पिछले 1 सप्ताह से सनसनी बनी है और समर्थकों में कितना उत्साह है। तो स्वाभाविक रूप से जहां से ये लोग जनप्रतिनिधि हैं वहां पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन एक व्यापक सोच के तहत ये बहुत पहले भी हो जाना था। और अब एक जो अजय बिश्नोई ने कहा कि 4 को बनाओगे 14 नाराज हो जाओगे, या 3 को बनाए तो 13 की नाराज होने का भी अंदेशा रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सीनियर हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो भाजपा अब चुनाव में एक सीट पर भी काम कर रही है। और एक उसको समझ में आ गया कि अनुभवी नेतृत्व को साधना बहुत जरूरी है। तो जैसे गौरीशंकर बिसेन 7 बार के हैं, राजेंद्र शुक्ला भी वरिष्ठ है, तो इनको अनुभवी को साधा है। और बुंदेलखंड में उमा भारती को साधने के लिए राहुल लोधी को बनाया गया। तो ये जो साधने का है, एक महत्व देने का, उस दृष्टि से भाजपा ने एक साहस किया और एक कदम उठाया कि कुछ सीटें तो इससे बढ़ेंगी, कुछ तो फायदा होगा। क्योंकि जो नुकसान करने वाले हैं वो तो वैसे ही नाराज है, चाहे बनाते चाहे ना बनाते, वो तो है ही नाराज। और भाजपा इसी तरह के निर्णय लेगी चौंकाने वाले। ये भी एक चौंकाने वाला निर्णय है। और चौंक तो आप इसमें भी हम सब रहे कि जिस तरह से उत्साहित थे, कल से वो पगड़ी शीशा के सामने देख रहे थे गौरीशंकर बिसेन। भले वो 3 महीना के लिए बने, लेकिन उन्होंने उत्साह देखिए कि आप मंत्री बनने का कितना उत्साह था। तो एक उत्साहित वातावरण बनाने के लिए जैसे उन्होंने पहले 39 टिकट घोषित किए, वो ये दिखा रहे हैं, आत्मबल दिखा रहे हैं कि हम निर्णय लेंगे, उस लाभ हानि की चिंता नहीं करेंगे। हमारा जो कैलकुलेशन है लाभ का है, तो हर शुभ लाभ कार्य हो सकता है, लेकिन हर लाभ शुभ नहीं हो सकता। इसको पार्टी विचार करती है, उसके नेता चिंतन करते हैं। और इसी दृष्टि से एक विस्तार किया गया है। और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका कितना नफा नुकसान हुआ। लेकिन वास्तव में राजनीति में निर्णय लेने की क्षमता यदि है तो कभी भी कोई भी निर्णय लिए जा सकते जब आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे निर्णय अब सब समझ रहे थे कि अब क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब तो जो मंत्री भोपाल में रहते थे
वो अपने क्षेत्रों में चले गए, तो अभी क्षेत्र छोड़ के कहाँ भोपाल में आएंगे। लेकिन हो गया और अब संतुलन बनाएगी पार्टी। जी बिल्कुल देवदत्त जी, जिस तरह से आपने कहा कि संतुलन बनाएगी पार्टी और संतुलन बनाने का जो प्रयास है वो बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि चौंकाने वाले जो निर्णय है वो बीजेपी आगे भी लेती जाएगी, चौंकाने वाले निर्णय कहें हम या डर कहें या कोई दबाव कहें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से सिंधिया खेमे के बीजेपी में आने के बाद जो नाराजगी थी पार्टी में साफ तौर पर देखी गई थी, और ये कहें कि कांग्रेस से ज्यादा अंतर कला जो है वो शायद बीजेपी में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, और यही वजह है शायद कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया एन वक्त पर। बिल्कुल, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि बीजेपी लगातार राज्य में और केंद्र में सरकार में है, तो जब सरकार में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी पनपती है, सबको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और जिनको नहीं मिलती वो नाराज होते हैं, और कई बार न्याय की दृष्टि भी यदि सही नहीं रहती तो उसके कारण भी असंतोष बढ़ता है। तो कई जगह लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ तो वो असंतुष्ट है, और सिंधिया के खेमे से आ जाने से दो पक्ष होते हैं। एक तो ये पक्ष ये सोचता है कि हम अभी 3.5 साल जो हम सत्ता में रहे, हम विपक्ष में रहते, कांग्रेस सत्ता में रहती, सिंधिया के कारण हम सत्ता में आए। दूसरा, जिन लोगों के हित प्रभावित हुए हैं, जहां जहां सिंधिया समर्थक मंत्री बन गए या चुनाव लड़े या फिर चुनाव लड़ेंगे, वो सब लोग असंतुष्ट है। दीपक जोशी कांग्रेस में जा ही चुके। तो ये राजनीति है, ये कोई भजन मंडलियों का संगठन नहीं है, साधु संतों का संगठन नहीं है। यह सब अपने प्रिय हित लाभ की दृष्टि से ही देखते हैं। न्याय और अन्याय की चिंता कम की जाती है, कृतज्ञता और कृतज्ञता के बारे में भी कम सोचा जाता है। केवल हमारा कौन ये है, किससे हमारा हित सधेगा, किससे हमें लाभ होगा, ये राजनीति यही है, साम दाम दंड भेद की है। और इसीलिए तो राजनीति की जो स्थायी भाव बनता है लोकप्रियता, वो नहीं बन पाता, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जी चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें इस पूरी रणनीति को विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए किस तरह से अब मध्य प्रदेश में जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें थी, राजनीतिक बाजार गर्म था कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हुआ जाएगा, तमाम तरह की अफवाहें चर्चाओं पर विराम लगाते हुए शिवराज कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार किया जा चुका है। और अब देखने वाली बात होगी इस मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी कितना ज्यादा बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा पहुंचता है।